पहले पार्ट में अपनी फैमिली के लिए अपनी जान कुर्बान करने के बाद अब कैसे एबोट फैमिली ली के बिना सर्वाइव करेगी, ये हम इस पार्ट में देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं मूवी को। लेकिन अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मेरी ये वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको सब पता चल जाएगा। मूवी की शुरुआत डे 1 से होती है, जहाँ पर हम ली एबोट को देखते हैं जो एक मॉल में है और वो वहाँ से कुछ चीज़ें लेता है। यहाँ पर हम उसी टॉय को देखते हैं जिसकी वजह से ब्यू मर गया था। अब इसी मॉल के काउंटर पर दो बुजुर्ग लोग थे जो टीवी पर एक डिजास्टर न्यूज़ देख रहे थे। इनको ये बम ब्लास्ट लग रहा था। इसके बाद ली अपने बेटे मार्कस का बेसबॉल का मैच देखने जाता है। यहाँ पर हम एमेट नाम के एक आदमी को भी देखते हैं जिसका बेटा हैरी भी इस मैच में था। दोस्तों, एमेट ली का बहुत अच्छा दोस्त है और वो एबोट फैमिली को भी अच्छे से जानता है। यहाँ पर हम बच्चों का मैच देखते हैं जिसमें हैरी एक रन भी लेता है। तभी एमेट ली को पूछता है कि अगर हम रेगन को डाइव मारने के बारे में पूछेंगे तो उसे साइन लैंग्वेज में कैसे पूछेंगे। यहाँ पर एमेट अपने बेटे हैरी को डाइव मारने को कह रहा था। खेलते हुए मार्कस थोड़ा डरा हुआ था और वो 2 स्ट्राइक भी वेस्ट कर देता है। लेकिन जब वो तीसरी स्ट्राइक के लिए जाता है तभी हम आसमान में एक कॉमेट जैसा कुछ नीचे गिरता हुआ देखते हैं। ये कॉमेट इतना बड़ा ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। ली अपनी बेटी को पिकअप ट्रक में लेके जाता है और एवलिन मार्कस और ब्यू को अपने साथ गाड़ी में लेके जाती है। रास्ते में ली एक पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी एक बड़ा सा क्रीचर पुलिस गाड़ी पर हमला कर देता है। ये देखते ही ली अपने पिकअप ट्रक में आ जाता है और उसे चलाने की कोशिश करता है। दोस्तों, पहली पार्ट में हमें पता चल गया था कि रेगन बोल और सुन नहीं सकती, इसलिए यहाँ से मूवी भी एकदम साइलेंट हो जाती है और हमें भी सब कुछ रेगन के नज़रिए से दिखाया जाता है। रेगन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे सभी लोग डरे हुए और भागते हुए नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एवलिन अपने बच्चों को गाड़ी में लेके जाती है। एवलिन अपने गाड़ी का रेडियो चालू करती है, तभी एक दूसरा क्रिएचर वो आवाज़ सुनकर उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है। ये देखकर एवलिन डर के मारे बहुत जोर से अपनी गाड़ी को भगाती है, लेकिन इनके सामने एक बस इनकी तरफ आ रही थी। ये देखकर एवलिन अपनी गाड़ी को रिवर्स मोड में भगाती है। तभी इनका एक एक्सीडेंट हो जाता है और इनकी गाड़ी पलट जाती है। दूसरी तरफ सभी लोगों को डरा हुआ देखकर रेगन अपनी गाड़ी से उतरकर भागने लगती है। ली उसे पकड़कर पास ही के एक बार में छुप जाता है जहाँ पर कुछ और लोग भी थे। बार में सभी लोग डरे हुए थे और ली को पता चल गया था कि ये क्रिएचर्स साउंड से अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए वो एक आदमी को यहाँ पर शांत भी करता है। लेकिन तभी एक औरत का मोबाइल फ़ोन बजने लगता है जिसकी वजह से वो क्रिएचर इस बार में घुसकर हमला कर देता है। ली रेगन को लेकर बार के पिछले दरवाजे से भाग जाता है। वो क्रिएचर ली और रेगन के पीछे ही था। तभी ये दोनों एवलिन के पास चले जाते हैं जिनकी गाड़ी पलटी हो गई थी। तभी एक ऑफिसर उस क्रिएचर पर गोली चलाता है, इसीलिए वो क्रिएचर उस पुलिस वाले को ही मार देता है। यहाँ पर एबोट फैमिली एक दूसरे से मिलती है और फिर कहानी डे 474 से शुरू होती है जहाँ पर इसका पहला पार्ट खत्म हुआ था। यहाँ पर हम मार्कस को देखते हैं जो अपने छोटे भाई के साथ बहुत ही डरा हुआ है। सभी क्रिएचर्स को इनके घर के बारे में पता चल गया था, इसलिए एवलिन अपने तीनों बच्चों को लेकर ये घर छोड़कर जाने लगती है। जाने से पहले एवलिन अपने छोटे बच्चे का साउंड प्रूफ बॉक्स भी लेती है और उसके साथ उसका ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले लेती है। बेसमेंट में पूरा पानी भर गया था, इसलिए एवलिन धीरे धीरे आगे जाती है। दूसरी तरफ रेगन अपने पिताजी की रिसर्च रूम में जाती है जहाँ पर उस क्रिएचर के बॉडी पार्ट्स फैले हुए थे जिसे इन्होंने इसके पहले पार्ट में मारा था। यहाँ से रेगन एक कंपास और रेडियो को लेती है ताकि अगर कोई क्रिएचर इनके सामने आए तो रेगन उन्हें इसकी एयर गैजेट की फ्रीक्वेंसी से मार पाए। अब पूरी फैमिली घर छोड़ के आगे बढ़ती है। तभी रेगन को दूर कहीं पर एक आग जलती हुई नजर आती है। उसे देखकर ये लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, इस पार्ट में हमें बताया गया है कि इन क्रिएचर से सर्वाइव करने वाले लोग ऐसे ही आग जला के कम्युनिकेट करते हैं। एबोट फैमिली ने थोड़ी ही दूर तक रेत फैलाई थी क्योंकि इन्हें इसके आगे जाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, लेकिन एबोट फैमिली धीरे धीरे इसके आगे बढ़ने लगती है।
इसके बाद ये लोग रेल की पटरी के थ्रू एक सुनसान वर्कशॉप की तरफ आते हैं, लेकिन तभी एवलिन का पैर एक ट्रैप पे पड़ता है जिस पर कुछ खाली बियर्स की बोतल्स बंधी हुई थी। इन बोतल से कुछ साउंड जनरेट होती है, जिसकी वजह से एवलिन अपने बच्चों को लेकर जोर से भागने लगती है। जैसे ही ये लोग भागते हैं, यहाँ पर हम एक स्नाइपर को देखते हैं जो इन पर ही निशाना लगाकर बैठा था। इसी बीच मार्कस का पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन एवलिन उसका मुंह दबाकर उसे शांत रहने को कहती है। जैसे ही वो ट्रैप को निकलती है, मार्कस फिर से जोर से चिल्लाता है, जिस वजह से एक क्रिएचर इनकी तरफ आता है। ये देखकर रेगन अपने एयर गैजेट को रेडियो की माइक पर लगाती है, जिसकी वजह से उसमें से जो आवाज़ आती है उससे वो क्रिएचर तड़पने लगता है, जैसा हमने इस मूवी के पहले पार्ट में देखा था। इसका फायदा उठाकर एवलिन उस क्रिएचर को अपनी शॉटगन से मार देती है। ये सब कुछ वो स्नाइपर ऊपर से देख रहा था। शॉटगन की आवाज़ से एक और क्रिएचर इनकी तरफ आने लगता है और ये लोग फिर से भागने लगते हैं। ये देखकर वो स्नाइपर इनके सामने आ जाता है और वो एवलिन को इशारा करके इनके पीछे आने को कहता है। इस स्नाइपर को एवलिन पहचान जाती है, जो एमेट था। दोस्तों, एमेट इनका एक फैमिली फ्रेंड था। एमेट इन सभी को अपने अंडरग्राउंड बंकर में लेके आता है, जहाँ पर वो क्रिएचर इन पर हमला नहीं कर सकता। दोस्तों, यहाँ पर एमेट ने छुपने के लिए एक बैंक के वोल्ट जैसी कुछ चीज़ रखी थी। एमेट उसे लॉक कर देता है। ये वोल्ट साउंड प्रूफ था, जिसकी वजह से इनकी आवाज़ कोई भी क्रिएचर सुन नहीं सकता। इस वोल्ट के अंदर ऑक्सीजन लिमिटेड थी, इसीलिए ये लोग इसके अंदर ज़्यादा देर तक रह नहीं सकते। थोड़ी देर बाद जब वो क्रिएचर यहाँ से चला जाता है, ये सभी लोग इस वोल्ट से बाहर आते हैं। अब एवलिन सबसे पहले मार्कस के पैरों को धोकर उसका ट्रीटमेंट करती है। वो मार्कस को हेडफोन लगाकर रेडियो पर गाने सुनने को कहती है, ताकि उसे दर्द थोड़ा महसूस ना हो। अब एमेट इन सभी को बताता है कि मेरे बेटे मर चुके हैं। मैं मेरी वाइफ के साथ यहाँ पर रहा करता था, जो अब मर चुकी है। लेकिन दोस्तों, एमेट की वाइफ एक बीमारी से मरी थी, ना कि इन क्रिएचर की वजह से। इन सब से एमेट बहुत टूट चुका था, जिसमें होप बिल्कुल भी नहीं बची थी। दोस्तों, हेडफोन में एक ही गाना बार बार बज रहा था, बियॉन्ड द सी। इसे सुन के सभी लोगों को लगता है कि ये जरूर कोई कोड वर्ड होगा और कोई तो इसे रोज बजा रहा है। बट एमेट इस बात से सहमत नहीं होता और वो कहता है कि मैं भी ये कोई माल फंक्शन होगा, इसीलिए ये एक ही गाना बार बार लूप में प्ले हो रहा है। मुझे लगता है कि सभी लोग खत्म हो चुके हैं, कोई भी नहीं बचा है। दोस्तों, एमेट अकेला इस डिजास्टर में जी रहा था, इसलिए उसमें जरा भी होप बची नहीं थी और अब उसे जीने की नई उम्मीद भी नहीं चाहिए थी। इसके बाद रेगन मार्कस को वो मैप दिखाती है जिसे ली ने बनाया था। वो कहती है कि लगता है कि ये वो रेडियो स्टेशन होंगे जिनसे ये ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। दोस्तों, इस मैप में सभी को रेड सर्कल किया था, जिसमें से सिर्फ एक ही बचा था और ये रेडियो स्टेशन एक आइलैंड पर था। रेगन इस स्टेशन पर जाना चाहती थी, लेकिन मार्कस उसे जाने से मना कर देता है। इसी वजह से रेगन किसी को भी बिना बताए सुबह सुबह अपने रेडियो और शॉटगन के साथ निकल जाती है उस स्टेशन की तरफ। अब ये बात एवलिन को भी पता चल जाती है, इसीलिए वो एमेट के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। वो कहती है कि प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो। वो कहती है कि ब्यू और ली के बाद अब रेगन को भी मैं खोना नहीं चाहती। एवलिन की यह हालत देखकर एमेट रेगन को बचाने के लिए मान जाता है। अब रेगन उस आइलैंड पर जाने के लिए एक ट्रेन ट्रैक पर थी, तभी उसे एक ट्रेन में बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाई देती है। वो इस ट्रेन के एक केबिन से फर्स्ट एड बॉक्स लेने जाती है, लेकिन तभी एक डेड बॉडी नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से साउंड जनरेट होती है। इसके कुछ ही सेकंड बाद एक क्रिएचर उस ट्रेन में आ जाता है। उसे देखकर रेगन डर जाती है और ट्रेन में छुपकर अपने रेडियो पर एयर गैजेट की फ्रीक्वेंसी चालू कर देती है। जैसे ही वो क्रिएचर उस आवाज़ से तड़पने लगता है, रेगन गोली चला देती है, बट गोली गलत जगह पर लगती है और वो क्रिएचर नहीं मरता। अब वो क्रिएचर रेगन की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, लेकिन दोस्तों, इस सिचुएशन में रेगन की शॉटगन जाम हो गई थी। ये देख के मुझे लगा कि अब तो रेगन गई, क्योंकि वो क्रिएचर उसके बिल्कुल सामने ही था। लेकिन तभी अचानक उस क्रिएचर का सर फूट जाता है। दोस्तों,
एमेट एकदम सही समय पर आकर रेगन की जान बचा लेता है। क्रीचर के मरते ही ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एमेट रेगन को फिर से उनकी महफूज जगह पर वापस चलने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानती क्योंकि रेगन किसी भी हालत में उस रेडियो स्टेशन तक जाना चाहती थी। रेगन उस स्टेशन पर जाने की जिद करने लगती है। एमेट रेगन की बात नहीं मानता और उसे चलने को कहता है, लेकिन रेगन की जिद के आगे वो मान जाता है। दूसरी तरफ हम एवलिन को देखते हैं, जो अपने छोटे बच्चे की ऑक्सीजन को चेक करती है। उस बच्चे की ऑक्सीजन कम हो रही थी, इसीलिए वो ऑक्सीजन लेने के लिए उस बच्चे को मार्कस के पास रखकर चली जाती है। रास्ते में उसे ब्यू की कब्र भी दिखाई देती है, जहाँ पर वो अपनी रिंग रखती है। इसके बाद वो उसी मॉल में जाकर कुछ ऑक्सीजन और जरूरत की चीजों को ले लेती है। वहीं अंदर बंकर में मार्कस अपने छोटे भाई को साइड में रख के एमिट की इस जगह को ध्यान से देख रहा था। तभी उसे एक पर्दे के पीछे एक डेड बॉडी दिखाई देती है, जो सड़ने लगी थी। मे बी ये एमिट की वाइफ होगी, जो बीमारी से मरी थी। मार्कस उस बॉडी को देखकर डर जाता है और नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से साउंड जनरेट हो जाती है। ये देखकर मार्कस तेजी से अपने बंकर में जाकर अपने छोटे भाई और रेगन की रेडियो को लेकर उस वॉल्ट में खुद को बंद कर देता है। एक क्रेचर मार्कस का पीछा करते हुए उनकी सीक्रेट बंकर में घुस जाता है। वहीं पर छोटी बेबी का ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा था और मार्कस का दम भी घुटने लगा था। दूसरी तरफ एमेट और रेगन समुद्र के किनारे पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एमेट रेगन को वो आइलैंड दिखाता है जहां पर वो रेडियो स्टेशन है। दोनों वहां पर जाने के लिए एक बोट स्टैंड पर आते हैं। रात बहुत हो गई थी। तभी इस स्टैंड पर एमेट को एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, जो रो रही थी। जैसे ही एमेट उसे देखने जाता है, वो लड़की एमेट की गर्दन पर एक रस्सी बांधकर भाग जाती है। उस रस्सी को कुछ ऐसी चीजों से कनेक्ट किया गया था जिससे कोई शोर हो सके। इस वजह से एमेट वहां से भाग नहीं पाता। तभी हम कुछ और लोगों को देखते हैं जो अचानक बाहर आते हैं। दोस्तों, ये लोग इस सिटी के क्रिमिनल्स हैं जो बच गए हैं। इनके बारे में एमेट ने एवेलिन को कहा था कि ये लोग बचाने के लायक नहीं है। ये लोग जरूरत की चीजों के लिए रेगन की जांच करते हैं और उसका एयर गैजेट भी ले लेते हैं। दूसरी तरफ वो क्रिएचर अभी भी मार्कस की जगह पर था। वो वापस जाने वाला होता है, तभी उस बंकर का एंट्रेंस टूट जाता है। इस वजह से एक बड़ा सा शोर होता है, जो ऑक्सीजन लेकर आ रही एवेलिन सुन लेती है। ये सुनते ही उसे पता चल जाता है कि दोनों बच्चे खतरे में हैं। वो तेजी से उन्हें बचाने के लिए भागती है। वो दौड़कर उस एंट्रेंस के पास आती है, जिसमें उसे वो क्रेचर दिखता है। वो उस एंट्रेंस के पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर रख देती है। एवेलिन हवा में एक फायरिंग शॉट चलाती है, जिसकी वजह से वो क्रेचर बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ वो क्रिमिनल्स लोग रेगन को अपने साथ में लेकर जा रहे थे। एमेट को पता था कि ये लोग रेगन के साथ गलत काम करेंगे, इसलिए वो रेगन को साइन लैंग्वेज में डाई मारने को कहता है। ये देखते ही रेगन तुरंत पानी में कूद जाती है और एमेट अपने गले की रस्सी को निकालकर शोर करने लगता है। वो उस आदमी को बहुत मारता है जिसने रेगन का एयर गैजेट लिया था। एमेट उस आदमी के पैर में चाकू घुसा देता है और उसे एक खंबे से बांध देता है। शोर सुनकर बहुत सारे क्रिएचर्स उस जगह पर आ गए थे। वो सभी लोगों को एक एक कर मार रहे थे। तभी वो आदमी जिसे एमेट ने पकड़ा था, वो जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से एक रेचर उसे मार के एमेट के पीछे पड़ जाता है। एमेट पानी में कूदकर अपनी जान बचाता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये क्रिएचर्स तो पानी में तैर ही नहीं सकते, इसीलिए जो भी क्रिएचर पानी में कूदे थे वो डूबने लगे थे। ये बात हमारे साथ साथ एमेट को भी पता चल जाती है। तभी एक बोट लेकर रेगन एमेट को पानी के ऊपर खींचती है। यहाँ पर एमेट अपने मुंह में से रेगन को उसका एयर गैजेट निकाल के देता है, जिसे उसने उस आदमी से वापस ले लिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक क्रिएचर एक बोट पर चढ़ चुका है। वहीं पर बंकर में एवेलिन के सामने एक क्रिएचर था जो उसकी तरफ आ रहा था। एवेलिन अपने ऑक्सीजन सिलेंडर पर गोली चलाकर एक बड़ा सा धमाका करती है, लेकिन वो क्रिएचर नहीं मरता। बट आग की वजह से फायर स्प्रिंकल्स ऑन हो जाते हैं और पानी गिरने लगता है। दोस्तों, ये चीज़ हमने इसके पहले पार्ट में भी देखी थी, जिसमें हमें बताया गया था कि पानी की आवाज़ से दूसरी चीज़ों की आवाज़ इन क्रिएचर्स को सुनाई नहीं देती। इसलिए एवेलिन पानी की आवाज़ को यूज़ करके अंदर बंकर में जाती है। वो अपने वोल्ट को खोल के उसमें चली जाती है। वोल्ट में बच्चा रो रहा था क्योंकि उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया था। मार्कस उसे मैन्युअली ऑक्सीजन दे रहा था। अब
एवलिन ऑक्सीजन लेकर आ गई थी, इसलिए वो छोटे बेबी को ऑक्सीजन देने लगती है। दूसरी तरफ एमेट और रेगन अपने बोट के थ्रू उस आइलैंड पर आते हैं। जहाँ पर आते ही ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ चालू थी। सभी लोग बहुत ही रिलैक्स थे, क्योंकि वो क्रिएचर्स तो तैर ही नहीं सकते, इसलिए ये लोग 474 दिनों से जिंदा थे। ये लोग इन दोनों का वेलकम करते हैं और इन्हें खाना देते हैं। यहाँ पर हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसे जेमोन हंसाउसर ने प्ले किया है। ये आदमी एमेट से कहता है कि फाइनली तुम्हें कोड समझ आ गया। जब नेशनल गार्ड को पता चला कि ये क्रिएचर्स तैर नहीं सकते, उन्होंने बचे हुए लोगों के लिए बोट भेजना शुरू कर दिया। बट लोग शांति से चढ़ने की बजाय शोर करने लगे और मर गए। उस दिन 12 बोट्स खड़ी थी, लेकिन सिर्फ 2 ही इस आइलैंड पर आई। एमेट यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे इस कोड को मैंने सोल्व नहीं किया, बल्कि रेगन ने सोल्व किया। एमेट उस आदमी को रेगन का एयर गैजेट देता है और कहता है कि इसे तुम अपने रेडियो ब्रॉडकास्टिंग पर चलाओ। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एमेट फाइनली खुश था। अब अगली सुबह एमेट अपने बच्चों और वाइफ को श्रद्धांजलि देने जाता है। तभी उसी किनारे पर वो बोट दिखाई देती है जिस पर रात को वो क्रिएचर चढ़ गया था। ये देखकर एमेट तुरंत भागकर आइलैंड के सभी लोगों को भागने को कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो क्रिएचर आइलैंड के सभी लोगों को मार रहा था। एमेट इनमें से एक बच्चों को उठाकर उस आदमी के साथ उसके घर में जाता है। वो आदमी अपने बच्चों को अपने घर के खुफिया रूम में छुपाकर एमेट और रेगन के साथ अपनी कार में उस रेडियो स्टेशन पर आता है। ये लोग उस क्रिएचर को सभी लोगों से दूर ले जाना चाहते थे, इसीलिए ये लोग अपनी कार का हॉर्न जोर जोर से बजा रहे थे। वो क्रिएचर भी इनकी गाड़ी के पीछे लग गया था। ये तीनों सेफली उस स्टेशन के अंदर आ जाते हैं, लेकिन वो आदमी कहता है कि मुझे तुरंत अपने बच्चों के पास जाना होगा। बट वो क्रिएचर उसे खींचकर मार देता है। ये देखकर एमेट और रेगन उस स्टेशन में छुप जाते हैं और वो क्रिएचर भी अब इन्हें ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ वोल्ट में ऑक्सीजन लेवल खत्म हो रहा था, इसलिए एवलिन वोल्ट का दरवाजा खोलकर हवा को अंदर आने देती है। एवलिन को लगता है कि शायद वो क्रिएचर चला गया है, इसीलिए वो धीरे से बाहर आकर छोटे बच्चे का खाना लेने जाती है। बट वो क्रिएचर वहां पर छुपा हुआ था और वो एवलिन की आवाज़ सुनते ही उस पर हमला करने आ जाता है। ये देखकर एवलिन वापस भागकर वोल्ट का दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन इस बार वो दरवाजा बंद नहीं होता और वो क्रिएचर छोटी सी जगह से इन पर हमला करने लगता है। इधर एमेट और रेगन बिना कोई आवाज़ किए ब्रॉडकास्टिंग रूम की तरफ आते हैं और इनकी साइड में ही एक क्रिएचर इनका शिकार करने के लिए खड़ा था। इसलिए एमेट उस रूम की खिड़की को धीरे से खोलता है और रेगन को उसके अंदर भेजता है। अंदर जाते ही रेगन सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग माइक को लेती है। तभी थोड़ी सी आवाज़ होने के कारण वो क्रिएचर एमेट पर हमला कर देता है और उसके पैर को फाड़ देता है, लेकिन एमेट रेगन का रूम का दरवाजा बंद कर देता है ताकि वो क्रिएचर उस पर हमला ना कर पाए। ये देखकर रेगन रेडियो को ऑन एयर करती है और ब्रॉडकास्टिंग माइक को हाई वॉल्यूम पर करके उस पर अपना एयर गैजेट लगाती है। ये सुन के वो क्रिएचर तड़पने लगता है। अब ये फ्रीक्वेंसी ऑन एयर थी, इसीलिए मार्कस के पास जो रेडियो था उस पर भी ये आवाज़ आने लगती है। वहाँ पर भी वो क्रिएचर इस साउंड को सुन के तड़पने लगता है। मार्कस अब उस रेडियो को उस क्रिएचर के सामने ले जाकर उसे पीछे ढकेलता है। वो एवलिन की बंदूक लेकर उस क्रिएचर के सर में गोली मारता है, इसीलिए वो क्रिएचर वहाँ पर मर जाता है। दूसरी तरफ रेडियो स्टेशन पर रेगन भी उस माइक स्टैंड से उस क्रिएचर पर हमला करती है, जिसकी वजह से वो भी मर जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2 मूवी। अगर आपने इस मूवी को देखा है तो आपको ये मूवी और मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सिनेमापंथी।